Students, how are you? Hope so you all are good. Before we start today's video, I want to say a big thank you to everyone who liked and shared my videos. Your support mean a lot. तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 की जनरल साइंस यूनिट नंबर 4 यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो है पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हर जगह है लेकिन नज़र नहीं आती। पता है वो चीज़ क्या है? वो हमारे पास एटम है। वो चीज़ जो हर जगह तो मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आता, वो जो है हमारे पास एटम है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को एटम समझना एक गेम बन जाए। चलें बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटम की डेफिनेशन से, उसके बाद ये एटम्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम उसका एटम का स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एटम है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, यानी हम एटम को कैसे डिफाइन करेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, यानी किसी भी मैटर का जो छोटा सा ज़र्रा होता है हमारे पास, वो एटम कहलाता है। किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है या जो सबसे छोटा पार्टिकल, जो छोटा ज़र्रा होता है हमारे पास, वो एटम कहलाता है। तो एटम की डेफिनेशन समझ आई बच्चों? मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा? एटम। तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास है एटम इज़ इंडिविजिबल। एटम हमारे पास क्या है? इंडिविजिबल है। यानी 2000 साल पहले 1808 को डाल्टन ने कहा था कि ये जो एटम है हमारे पास, ये इंडिविजिबल है। यहाँ पे लफ्ज़ इंडिविजुअल का क्या मतलब है? इनका मतलब है नो, नहीं। डिविजिबल का मतलब है डिवाइड होना। तो एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक ऐसा छोटा ज़र्रा है जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं होता। ये डाल्टन ने कहा था। बट लेटर वी फाउंड आउट ही वॉज रॉन्ग। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये जो है ये कॉन्सेप्ट गलत है, बल्कि एटम भी मज़ीद ब्रेक होता है, डिवाइड होता है मज़ीद 3 पार्टिकल्स में, जिनको हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो एटम होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी इतना स्मॉल होता है कि हम इसको अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, कोई वॉल बनाने के लिए हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होती हैं, सेम इसी तरीके से हमें जो है वो एटम एज ए बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो काम करता है किसी मैटर के लिए। तो एटम की डेफिनेशन क्लियर हो गई बच्चों? मैटर का सबसे छोटा ज़र्रा हमारे पास एटम है, जो कि इंडिविजिबल है, जिसको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। इज दैट क्लियर? ओके, हम मूव करते हैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। वो ये है प्यारे बच्चों, अगर आप एक ड्रॉप लेंगे पानी का, ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, जो कि इसमें आपके पास तकरीबन मिलियंस के हिसाब से एटम मिलेंगे आपको। तो आप लोग खुद इमेजिन करें कि पानी के एक कतरे के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में हर चीज़ हमारे पास एटम से ही मिलकर बना है। तो एटम हमारे पास जो है वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी हर चीज़ हमारे पास एटम से ही मिलकर बना है। तो क्लियर होंगे बच्चों एटम की डेफिनेशन और एग्जांपल? ओके, नाउ वी मूविंग ऑन मैटर। कि मैटर है क्या? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ मास। कोई भी चीज़ जो जगह भी ऑक्युपाई करे और मास भी रखे, यानी उसकी वज़न भी हो। कोई भी चीज़ जो जगह भी घेरे
और साथ में वज़न भी रखे उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन है। अभी प्यारे बच्चों, ये आपको मेरे हाथ में क्या नज़र आ रहा है? पेन। ये जगह भी ऑक्यूपाई करता है, साथ में इसके अपनी वज़न भी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक मैटर है। सेम इसी तरीके से आपके पास बुक्स हैं, वाटर है, चेयर है, वज़ाद खुदाम है, ये सारा आपके पास मैटर है। कोई भी चीज़ जो जगह भी घेरे, साथ में वज़न भी रखे, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। मैटर के हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड के अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो हमारे पास स्टोन है, बुक एंड चेयर, ये हमारे पास सॉलिड्स की एग्ज़ाम्पल है। अगर हम किसी लिक्विड का एग्ज़ाम्पल ले लें, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है। सेम इसी तरीके से गैस के एग्ज़ाम्पल हमारे पास एयर है, ऑक्सीजन है और स्टीम है। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें हमारे पास मैटर के अंदर इंक्लूड है, यानी हर एक चीज़ की अपनी मास भी है और साथ में ये जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मैटर। तो होप सो बच्चों आप लोगों को एटम और मैटर क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ, कि कोई एटम है तो उसका स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट, उसकी साख्त कैसी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें 2 मेन चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी किसी भी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होती हैं, जो कि हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास इस एटम के अंदर कहाँ पे मौजूद है, हम ये देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में हम अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन एन एटम, यानी ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये किसी भी एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज है, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम है एटम का। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक स्ट्रक्चर बनाया है एटम का। इसमें आप लोगों को 2 मेन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक को इनर पार्ट कहा है, एक को आउटर पार्ट। तो जो इनर पार्ट है हमारे पास किसी भी एटम का, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। द इनर पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, while the outer part are called shells or orbits। जबकि जो दूसरा जो आउटर पार्ट होता है वो हमारे पास शेल्स या ऑर्बिट्स कहलाती हैं। तो अभी हमने कहा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होती हैं किसी भी एटम के अंदर, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, जो कि इनर पार्ट यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास शेल्स और ऑर्बिट में मौजूद होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हमने एटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को हमने इनर पार्ट कहा, एक को हमने आउटर पार्ट कहा। इनर पार्ट को हमने न्यूक्लियस का नाम दिया, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन बॉक्स और न्यूट्रॉन बॉक्स मौजूद थे। जबकि आउटर पार्ट को हमने कहा ऑर्बिट्स या शेल, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होती हैं। और सबसे लास्ट वाली जो शेल होती हैं उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, और इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम 1 बाय 1 इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखेंगे कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ पे हैं और इनको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है। ओके, डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके, नाउ वी विल मूव प्रोटॉन्स। देखो बेटा, हमने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए हमने इनका डिफरेंट नाम रखा। जैसे हमने प्रोटॉन को रखा हीरो, प्रोटॉन को हमने क्या कहा? हीरो। तो इस हीरो को यानी इन प्रोटॉन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। और कब किया था उसने? 1920 को। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1920। प्रोटॉन को सबसे पहले रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था 1920 को।
और प्रोटॉन्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है। प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। आप लोगों को डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है बच्चों, प्रोटॉन्स कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट आईडी कार्ड। समझो ये जो प्रोटॉन्स है ये हमारे पास एक एलिमेंट की आईडी कार्ड है। जैसे कि हर बंदे की अपनी आईडी होती है, आईडी कार्ड होती है, सेम इसी तरीके से प्रोटॉन भी क्या है? हर एलिमेंट का आईडी कार्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 6 है, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है। सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है। तो हर एक एलिमेंट का अपना अलग एटॉमिक नंबर है और यही अलग एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर इसका आईडी कार्ड है। तो प्रोटॉन समझ आ गया बच्चों। प्रोटॉन को सबसे पहले रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था 1920 को। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को हम कहेंगे साइलेंट पार्टनर। न्यूट्रॉन्स को हम क्या नाम देंगे? साइलेंट पार्टनर का नाम देंगे। डिस्कवर्ड बाय जेम्स कैडविक इन 1932। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनको सबसे पहले जेम्स कैडविक ने डिस्कवर किया था। उसने कब किया था? 1932 को डिस्कवर किया था। ओके। और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर न पॉजिटिव चार्ज होती है ना नेगेटिव चार्ज होती है। तो इट्स मीन जो न्यूट्रॉन्स है वो हमारे पास न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये न्यूट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के क्या हैं? पार्टनर्स हैं, इसीलिए इनको हमने नाम क्या दिया? साइलेंट पार्टनर, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के साथ ही मौजूद है। सेम इन मास एंड साइज टू डेट ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितने प्रोटॉन्स की मास और साइज़ है उतने ही न्यूट्रॉन्स की भी मास और जो साइज़ है वो सेम है। तो न्यूट्रॉन समझ आ गया बच्चों कि न्यूट्रॉन्स हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। ओके। और इनको सबसे पहले जेम्स कैडविक ने डिस्कवर किया 1932 को। और इनकी जो साइज़ और जो मास होती है वो प्रोटॉन के इक्वल होती है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और इनको हमने क्या नाम दिया? रनर का। रनर किसे कहते हैं? जो भागता है, जो दौड़ता है। तो देखिए, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है इनको सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम है जे थॉमसन। और उसने कब किया था? 1897 को किया था। कब किया था? 1897 को डिस्कवर किया था। सेम जिस तरीके से प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर नहीं बल्कि कहाँ मौजूद होते हैं? शेल्स में मौजूद होती हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं? शेल्स में मौजूद हैं। जैसे ये देखो बच्चों, ये जो रेड डॉट आप लोग को नज़र आ रही है ना, सेम इसी तरह ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेल के अंदर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो एटम को समझने के लिए प्यारे बच्चों आप एक एग्जांपल ले सकते हैं सोलर सिस्टम का। जो सोलर सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सन है वो हमारा न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द घूमने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं? रिवोल्यूशन करते रहते हैं। ओके बेटा, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ये देखें, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दे टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यही इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले लेते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस किया था, शेल्स और ऑर्बिट्स। हमने हर शेल का अलग डिफरेंट नाम रखा है। वो नाम हमारे पास क्या है? एक हमारे पास है बेटा के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। शेल्स के नाम हमारे पास KLMN।
और हमने हर शेल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है। यानी के शेल के अंदर मैक्सिमम हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल के अंदर 8 आएंगे, एम शेल के अंदर 18 और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हमें कैसे पता चला कि हर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट है? इसके लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है 2n²। जब आप इसके अंदर आप पुट करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कर रहे हैं के शेल के लिए, के शेल को हमने n=1, इसको हमने 1 जो है वो क्या किया, कंसीडर किया। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे 2 और n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 2 हो गया, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1, तो 2 1 ज़ा 2। तो देखिए इस तरीके से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि हर शेल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तभी आप लोगों ने देखा कि के शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो एल शेल के अंदर भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 8, फिर 18, फिर 32 है। तो आप इस फॉर्मूले के ज़रिए जो है आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक नंबर। जब भी आपने किसी भी उसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि उस एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है कार्बन, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है, 6 है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो समझो कि उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 8 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी हमारे पास क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो हम इसी तरीके से एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मास नंबर है। मास नंबर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को हम आपस में सम करेंगे, यानी आपस में इनको प्लस करेंगे, तो जो आएगा वो इसका मास नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ऑक्सीजन का ही एग्ज़ाम्पल ले लें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसमें 8 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इसके पास 8 ही है। इन दोनों को हमने सम अप किया तो टोटल हमारे पास क्या आता है, 16। तो ये जो 16 आया हमारे पास, ये इसका क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कुछ फार्मूलाज है जिनके ज़रिए आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, लास्ट में आप लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, वाई एटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, यानी कोई एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं होती है। इसका आप लोगों ने मुझे हर हाल में आंसर करना है। जो बच्चा इसका आंसर करेगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में एज ए विनर अनाउंस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लगा आज एटम का टूर। आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप लोग जो है इलेक्ट्रॉन होते तो आप एटम के किस शेल में रहना पसंद करते। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।